हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं और हम नाइट्रोजन फैमिली में प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने ऑक्साइड और हेलाइड्स डिस्कस किए थे और इसके अंदर हेलाइड का एक दो क्वेश्चन रह गए हैं जो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसे मैं पढ़ा चुका हूँ और मैंने कहा था इस क्लास में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मैं इस क्लास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। पहले मैं N2 गैस और अमोनिया के बारे में डिस्कस करके फिर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिस्कस करूंगा। रीजन ये है कि बुक के अंदर जो सीक्वेंस है मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो एनीवे, तो अब सबसे पहले तो ये जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली इसके EX3 और EX5 दो तरह के हैलाइड्स बन रहे हैं और नाइट्रोजन EX5 नहीं बनाएगा क्योंकि उसकी कोवेलेंसी 5 तक एक्सीड नहीं करती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। और पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। ऑब्वियसली पेंटाहेलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो पेंटाहेलाइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो उनका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. And trihalide except BiF3 are predominantly covalent in nature. तो ये सारे पॉइंट मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। जिन्होंने प्रीवियस क्लास अच्छे से देखा है तो ये तो खाली रीडिंग करनी है अभी आपको। और फिर why are pentahalides are more covalent than trihalide, ये इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो मैं आप इसको पोस्ट करके रीड कर लो। आंसर किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो मैंने लिखा है, बता रखा है। +5 ऑक्सीडेशन का हायर पोलराइजेशन पावर है, फजांस रूल। अब मैं डाइनाइट्रोजन डिस्कस कर रहा हूं। तो डाइनाइट्रोजन जो एयर में है वो 78% वॉल्यूम है और डाइनाइट्रोजन को का जब एयर में ही अच्छा खासा कंसंट्रेशन है तो डाइनाइट्रोजन को जो हम कॉमर्शियली बनाते हैं वो तो हम एयर को ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, एयर को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंप्रेस करते हैं तो N2 गैस का लिक्विडिफिकेशन हो जाता है और फिर उसको डिस्टिलेशन मेथड से N2 गैस को अलग कर लेते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट केवल ये है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि जो कॉमर्शियली लार्ज स्केल पर जो N2 गैस है वो किससे बनाते हैं, तो आप सीधा आंसर लिखना है एयर से, ठीक है। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो लेबोरेटरी मेथड है और कुछ रिएक्शंस हैं ये आपको फैक्ट है और ये लर्न ही करने हैं और ये तो इवन इन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो NH4Cl और NaNO3 को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो N2H2 और NaCl बनता है। H2 लिक्विड है, NaCl नॉन वोलेटाइल है, तो ये दोनों रिएक्शन होता है तो N2 गैस सिस्टम से अलग होने लग जाती है, सीधा प्योर N2 गैस मिल जाती है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट से। सोडियम नाइट्राइट, एक नहीं ITE, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, ITE। तो एक तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaNO2 की आपस में रिएक्शन से बनती है। दूसरा ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं, ध्यान रखना यहाँ हीट कर रहे हैं अपन, मैंने हीट नहीं लिखा है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो N2 गैस बनती है, 4H2 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बन जाता है। और उसके अलावा ये एजाइड है, N3 आयन को हम एजाइड बोलते हैं, जैसे N2 को नाइट्रोजन बोलते हैं तो N3 का ये फॉर्मूला होता है N3-। दिस आयन इज कॉल्ड एजाइड आयन, एजाइड। इस आयन को हम क्या बोलते हैं, AZIDE, एजाइड आयन। आपसे N3- इज कॉल्ड एजाइड आयन। तो ये है बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड को भी जब हम हीट करते हैं तो Ba+3N2 बनता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। रिफ्रेशर्स में अलग अलग बुक में अलग अलग रिएक्शन दे रखी है, हमको कोई मतलब नहीं है उन रिएक्शन से, ठीक है। ऐसे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगी जो आप लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि खाली ये अकेला टॉपिक थोड़ी है, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ऑर्गेनिक। तो आप हमेशा ध्यान रखो रिएक्शन वही लर्न करो जो हमारी बोर्ड बुक के अंदर है, जो हमारे को प्रिस्क्राइब बुक के अंदर है। तो N2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 3 रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में हमारी बोर्ड बुक के अंदर लिखी हुई है, चाहे वो आरबीसी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड स्टेट बोर्ड हो। अब ये डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, odorless, tasteless and non-toxic gas. It has 2 stable isotope, nitrogen 14 और nitrogen 15. It has a very low solubility in water. तो ठीक
है, ये फैक्ट है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है। और डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो डाइनाइट्रोजन बहुत इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन के अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बॉन्ड और है, ठीक है। तो द हाई बॉन्ड एंथैल्पी, तो N2 इसीलिए लेस रिएक्टिव है कि N एटम के बीच में ये जो तीनों बॉन्ड हैं, जब तक ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो ये नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, और नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट नहीं होगा तो रिएक्शन में एंटर नहीं करेगा। तो N2 गैस इनर्ट गैस है, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो N2 गैस है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, इवन देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए N2 गैस को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। चिप्स के अंदर या जो बिस्कुट्स आते हैं, पेक बिस्कुट आते हैं और चिप्स आते हैं, तो आपको उनके जो पैकेट्स होते हैं वो बलून की तरह फूले हुए रहते हैं, अंदर गैस होती है, बेसिकली वो गैस N2 गैस होती है। ये N2 गैस के एटमॉस्फेयर में जब चिप्स या कोई भी जो फूड है वो जब पड़ा रहेगा तो वो N2 गैस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो फूड प्रिजर्व रहेगा, फूड की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगर हम उसके अंदर ऑर्डिनरी एयर भर दें तो ऑर्डिनरी एयर में मॉइस्ट है, तो आपको मालूम है चिप्स और बिस्कुट मॉइस्ट एब्जॉर्ब करके उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और O2 से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडाइज होके वो उनकी क्वालिटी खराब कर देते हैं। इसीलिए N2 गैस को हम प्रिजर्वेटिव भी बोलते हैं। और ये हाई टेम्परेचर पर जैसे लिथियम N2 से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाया, IDE, लिथियम नाइट्राइड, सफिक्स है IDE, लिथियम नाइट्राइड। इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये दोनों लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। और यहाँ पर आप देख लो NCERT का ये क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। तो मैंने अभी आपको बताया एजाइड क्या होते हैं, Na, जैसे ये Na3 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो Na+ और N3- आयन, दिस आयन इज कॉल्ड एजाइड आयन। तो ये रहा इसका रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड गिव्स डाइनाइट्रोजन। ये रिएक्शन लिखा हुआ 2Na3 गिव्स 2 सोडियम एंड 3 Na2। अच्छा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे इसके अंदर जो N ट्रिपल बॉन्ड N है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो वो उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा अमोनिया। तो अमोनिया भी है ना, लार्ज स्केल पर हम हेबर प्रोसेस से बनाते हैं। अमोनिया को भी हम लार्ज स्केल पर हेबर प्रोसेस से बनाते हैं। इसमें क्या है, N2 + thrice H2 gives 2 NH3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -46.1 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल अमोनिया बन रहा है, N2 और thrice H2 रिएक्ट करके 1 मोल NH3 बनता है, तो 46.1 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और N2 + thrice H2 gives 2 NH3, ठीक। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया -46.2 किलोजूल पर मोल। आई थिंक यही है, देख लेना ये वाला, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये क्या हो गया, नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ही, ठीक है। अब इसके लिए इसमें बुक के अंदर एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है कि हम हेबर प्रोसेस से ज्यादा अमोनिया बनाएं, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म मोर अमोनिया इन हेबर प्रोसेस। तो उसमें लिखेंगे N2 और thrice H2 की फर्स्ट तो लिखेंगे, हमेशा ये फर्स्ट पॉइंट तो हर रिएक्शन के अंदर कॉमन रहेगा, रिएक्टेंट शुड बी प्योर, यानी N2 और thrice H2 प्योर होने चाहिए। इम्प्योरिटी रिएक्शन को डिस्टर्ब करती है, इम्प्योरिटी खुद अपना टांग अड़ा के रिएक्शन करना चालू कर देगी, तो ओरिजिनल रिएक्शन डेविएट हो जाती है। इसीलिए रिएक्टेंट शुड बी प्योर, नंबर 1। इसमें कैटलिस्ट चाहिए,
तो कैटलिस्ट का प्रॉपर अमाउंट लेना जरूरी है। Fe2O आयरन पाउडर लेते हैं, K2O लेते हैं, Al2O3 लेते हैं, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैटलिस्ट भी होना चाहिए। थर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब मैं कहता हूँ इंडस्ट्री में 500-700 डिग्री टेम्परेचर कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि अमोनिया हेबर प्रोसेस 700 केल्विन पे हो रहा है, और सर इतना टेम्परेचर नहीं है बेटा, ये इतना टेम्परेचर, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तो 2400 3000 केल्विन इस लेवल के टेम्परेचर चलते हैं। तो उनके सामने 500 600 700 केल्विन को लो टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, लो और हाई का, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन के आसपास चाहिए, यानी ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल N2, ध्यान दो, 1 मोल N2 3 मोल H2 से कंबाइन करके 2 मोल NH3 बना रहे हैं। तो फॉर्मेशन हो रहा है। तो किसी भी चीज को फॉर्म करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 मोल है, 4 से 2 हो रहा है। 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल H2। देखो 1 मोल N2 3 मोल H2 जब ये कंबाइन करेंगे तो 2 मोल NH3 बनाएंगे। तो क्या होता है, ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नंबर 1 रिएक्टेंट प्योर और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, यहाँ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। थर्ड हाई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर होने से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। हमेशा बेटा ठिठान बांधो at high pressure formation takes place, at high pressure formation takes place, at low pressure dissociation takes place। जैसे ये PCl5 का रिएक्शन है और ये PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन 11 में पड़ी है। तो हम बोलते हैं ये लो प्रेशर पे फेवर करती है। क्यों? क्योंकि PCl5 PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट होते हैं। तो अगर आपको जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डिसोसिएशन हो रहा हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डिसोसिएशन हो रहा हो, ये डिसोसिएशन ही तो हो रहा है, टूट रही है चीजें। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए और डिसोसिएशन हुआ, एक का दो हुआ, डिसोसिएट हुआ, PCl5 टूटा, ठीक है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाने के लिए प्रेशर लो करना पड़ता है। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कहीं 1 का 2 या 2 का 4 हो रहा है, मेरे कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड तो नंबर ऑफ मोल्स कम है, जैसे यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में PCl3 और Cl2 2 हो गए, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। यहाँ रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आपने देखा रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए, प्रोडक्ट यील्ड बढ़ाने के लिए प्रेशर कम करो। तो लो प्रेशर डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर। फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हाई प्रेशर। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड मोल ज्यादा हो, प्रोडक्ट साइड कम हो गए, यानी 1 मोल N2 3 मोल H2 कंबाइन करके 2 में कन्वर्ट हो गए, तो 4 का 2 हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेशन के लिए हाई प्रेशर, डिसोसिएशन के लिए लो प्रेशर। लेकिन इसमें अब मैंने जब बात कही है तो देखो एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं, ये भी अपने आगे आएगा। जैसे 2SO2 प्लस O2, तो क्या हुआ, SO3 का फॉर्मेशन हुआ, SO3 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है और फॉर्मेशन है। तो चाहे ये वाला रिएक्शन हो चाहे ये वाला रिएक्शन, दोनों एक्सोथर्मिक है, दोनों में फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ प्रोडक्ट में 4 मोल है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट 2 मोल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ प्रोडक्ट में 2 मोल SO2 है, देखो 2 मोल SO2 है और 2 मोल SO2 है, 1 मोल O2 है, तो टोटल 3 मोल्स हैं, 1 2 3, और ये 2 का और 3 का 2 हो गया, 3 मोल्स हैं, 2 मोल SO2 1 मोल O2 और यहाँ 2 हो गए। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसमें भी फॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर चाहिए ज्यादा प्रोडक्ट निकालने के लिए। लेकिन इस चीज में हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे यहाँ डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन क्या हो गया,
नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो यहाँ पर एन, यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट कितने हैं 2 है, और यहाँ ये रिएक्टेंट है कितने 3 और 1 4 रिएक्टेंट है। ठीक है, तो 4 - 2 ये हो गया -2। ठीक है, अगर मैं यहाँ अगर मैं डेल्टा एन की वैल्यू लूं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ कितने हैं ये 2 और ये प्रोडक्ट कितने हैं 2 और 1 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1, यानी डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यूं भी लर्न कर सकते हो तो हाई प्रेशर, और डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो लो प्रेशर। तो डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव तो हाई प्रेशर, प्रोडक्ट ज्यादा निकालने के लिए एचपी मतलब हाई प्रेशर। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो लो प्रेशर, और डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। डेल्टा एन, अब ये क्यों, ये तो बेटा 11 के ली चैटले प्रिंसिपल को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, तो आउट ट्रैक चले जाएंगे। आप मेरे 11th क्लास के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट खोल के और उसमें ली चैटले प्रिंसिपल को देख लो तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये होता है H2 + I2 gives 2HI। ठीक है, अब इसका डेल्टा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, ये रे 2। ठीक है, ये क्या है 1 मोल H2 1 मोल I2, 1 कितने हो गए, ये कितने हो गए, ये 2 तो 0। तो H2 gives I2 gives 2HI, इसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो क्या अगर आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे और कि प्रेशर के, तो प्रेशर वाला क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएगा। डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो बोल देना हाई प्रेशर चाहिए प्रोडक्ट निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो लो प्रेशर चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये एक तरह से ट्रिक हो गया बेटा आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम अमोनिया की बात करें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री। तो देखो इसके लिए ये एनसीईआरटी बुक से ही या बोर्ड बुक से ही मैंने ये डायग्राम लिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्योर N2 और प्योर S2 यहाँ से पास कर रहे हैं, ये सिस्टम है। तो यहाँ से 1:3 के रेशियो में 1:3 के रेशियो में हम प्योर N2 और S2 दो अलग अलग पाइप से कंप्रेस करके मतलब सीधा 1 मोल N2 और 3 मोल S2 को यहाँ पर कंप्रेसर में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंप्रेसर में 20 मेगापास्कल का प्रेशर होता है। 20 मेगापास्कल का, मैंने क्या कहा, अमोनिया बनाना है, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन के लिए हाई प्रेशर चाहिए, इसीलिए 20 मेगापास्कल का यहाँ प्रेशर क्रिएट किया जाता है। यानी यहाँ जो N2 और S2 गैस है उसका प्रेशर कितना हो जाता है 20 मेगापास्कल। अब ये हाई प्रेशर वाला N2 और S2 गैस इतने जबरदस्त प्रेशर पर कैटालिटिक चेंबर में एंटर करती है। यहाँ पर एक्चुअल रिएक्शन होती है। यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन पाउडर भी ले सकते हैं और आयरन ऑक्साइड भी ले सकते हैं, Fe2O3। ठीक है, तो हमने आयरन ऑक्साइड लिया, Al2O3 लिया और K2O लिया। तो आयरन ऑक्साइड, Al2O3 और K2O ये तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। अब इस कैटालिटिक चेंबर के अंदर 700 केल्विन पर, इस कैटालिटिक चेंबर के अंदर 700 केल्विन टेम्परेचर पर 1 मोल N2 और 3 मोल S2 रिएक्ट करके ट्वाइस अमोनिया फॉर्म करते हैं। ये रिएक्शन इसमें हो रही है। अब जैसे ये रिएक्शन होगी तो N2 और H2 नॉन पोलर गैस है, ये ध्यान रखना। N2 और H2 नॉन पोलर गैस है। N2 और H2 में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत बहुत कम होते हैं। और NH3 मैंने बता रखा है ट्रायगोनल पिरामिडल है। NH3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। NH3 में स्ट्रॉन्ग डायपोल मूवमेंट है। तो NH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छे अराइज होते हैं। ठीक है, तो जो भी पोर्शन NH3 में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब यहां पर क्या होगा,
ये हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ जितना भी N2 और H2 आया है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस वजह से जितना भी N2 और H2 है वो सारा NH3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सपोज करो यहाँ जितना N2 और NH3 आया है, सॉरी यहाँ पर जितना N2 और H2 गैस आई है, इसमें जितनी N2 और H2 गैस आई है वो सारी N2 और H2 गैस, वो सारी N2 और H2 गैस का खाली 10% भी अमोनिया बन गया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब ये वापस हम इस यहाँ पर इस पाइप को ओपन कर देते हैं, तो अब यहाँ से वापस इस पाइप के थ्रू, अब इस पाइप के अंदर देखो यहाँ पर तो क्या था, इस पाइप में N2 थी, यस N2 थी, इसमें H2 थी, यस H2 थी, इसमें NH3 थी तो नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये तो अनरिएक्ट यहाँ NH3 नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ NH3 नहीं था, यहाँ NH3 नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर रिएक्शन होने की वजह से अब इस पाइप के अंदर देखो तीनों है, ये लिखा हुआ है ना, अब इसके अंदर यहां से जो गैस आगे पास हो रही है, यहां से तो N2 और H2 का मिक्सचर आ रहा है, लेकिन यहां पर कुछ अमाउंट N2 और H2 का NH3 में कन्वर्ट हुआ, तो अब इस पाइप में जो गैस मूव करके जा रही है वो N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है, N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है, यानी यहां पर क्या है, N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है, तीनों गैसेस हैं इसमें, N2 है। अब ये N2, H2 और NH3 इस गैस में यहां आ गई। अब यहां पर क्या होता है, ये बेसिकली कोल्ड स्टोर है एक तरह से। यहाँ ये जो चेंबर है ये कूलेंट है, इस चेंबर का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। अब लो टेम्परेचर पर क्या होता है, NH3 सारी के सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि NH3 इजीली लिक्विडिफायर गैस है, रीजन सीधा लिख देना, हाईली पोलर है, डायपोल मूवमेंट अच्छा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, तो सारे के सारे जितना भी इस पाइप के थ्रू जितनी भी NH3 यहाँ आई, सारी NH3 लिक्विडिफाई हो गई, लेकिन H2 और N2 तो लिक्विडिफाई ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो सारी H2 और N2 लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो गैस की गैस ही रहेगी। अब यहाँ से वापस NH3 तो यही रुक जाएगी क्योंकि वो लिक्विडिफाई हो गई, और यहाँ से वापस N2 और H2 जो यहाँ रिएक्ट नहीं कर पाई है, तो यहाँ से N2 H2 NH3 गई, यहाँ पर एंटर कौन करा, N2 और H2 ने एंटर किया, या N2 और H2 का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट हुआ, फिर ये यहाँ से जा रही है, तो ये यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से तो N2 और H2 आई थी, लेकिन अब यहाँ से जब निकल रही है तो N2 H2 और NH3, क्योंकि रिएक्शन में हो गई, अब NH3 आ गई तो ये कूलेंट कोल्ड चेंबर के अंदर आ गई। इस कोल्ड चेंबर में NH3 तो लिक्विडिफाई हो गई, क्योंकि वो इजीली लिक्विडिफाई हो सकती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस NH3 में ज्यादा होते हैं, लेकिन H2 गैस और N2 गैस जो थी, जो यहाँ पहुंची, वो गैस फॉर्म में रही, तो वो वापस अपने प्रेशर की वजह से वापस इस पाइप से पास होती हुई यहाँ आई, हमने इसको पंप करके वापस कंप्रेसर में भेजा, और इस कंप्रेसर से वापस हमने क्या किया, इसको इधर ट्रेवल कराया, तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है, और यहाँ लिक्विड NH3 का अमाउंट बढ़ता रहता है, जो टाइम टू टाइम विड्रॉ कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस, जो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और आयरन ऑक्साइड Al2O3 कैटलिस्ट प्लस K2O कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये वही लिखा हुआ है ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, और ये सारा अभी आप पोस्ट करके रीड कर लो जो मैंने लिखा है, आयरन ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3 चाहिए, ठीक है। तो ये आप रीड करना इसको पोस्ट करके। अच्छा, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। अमोनिया गैस इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है वाटर के साथ वो, ठीक है। और ये वीक बेस है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। NH3 लुईस बेस भी है, क्योंकि NH3 के नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर 3 सिग्मा है, तो नाइट्रोजन गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएगा, लेकिन NH3 वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, और जब NH3 वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है तो NH3 वाटर से रिएक्शन करके, यहाँ एरो लगा देना बेटा, ये एरो है, ब्लू लाइन नहीं है, तो NH3 वाटर से रिएक्शन करके और NH4OH बना लेती है, यानी ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूँ, NH3 जैसे ही वाटर में जाती है तो इमीडिएटली वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होते ही ये वाटर से रिएक्शन करके NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये NH4OH में एक्वस मतलब वाटर,
ठीक है, अब ये NH4OH वीक बेस है और ये रिवर्सिबली इस तरह से आयोनाइज हो जाता है। तो इसका मतलब अमोनिया को जब वाटर में डालते हैं तो वाटर का OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। OH माइनस आयन अमोनिया को जब वाटर में डालते हैं तो वाटर का सॉल्यूशन का OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो मीडियम बेसिक होता है, pH 7 से रेस कर जाती है वाटर की NH3 डालने से। अब तो अमोनिया वाटर, अगर आपसे कोई पूछे अमोनिया वाटर क्या है तो NH4OH। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया वाटर तो NH3 प्लस H2O मत लिखना, अमोनिया वाटर का फॉर्मूला होता है NH4OH। अमोनिया वाटर का फॉर्मूला क्या है, बार बार इसलिए बोलता हूं आप गलती करते हो। अमोनिया वाटर का फॉर्मूला है NH4OH और वो इसका मतलब अमोनिया वाटर में OH माइनस आयन होते हैं। तो जब हम अमोनिया वाटर मतलब NH4OH, जब हम अमोनिया वाटर का रिएक्शन FeCl3 से करते हैं तो Fe2O3.X H2O बनता है, जो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। रस्ट का फॉर्मूला भी यही रहता है, ध्यान रखना, रस्ट बन गई एक तरह से, ठीक है। तो ये Fe+3 आयन का टेस्ट के अंदर हम जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं लैब के अंदर, ठीक है, तो ये Fe+3 का टेस्ट भी है। यानी अगर हमारे पास किसी सॉल्ट के अंदर किसी सॉल्यूशन में Fe+3 आयन है तो हम उसमें अमोनिया वाटर डालेंगे तो Fe2O3.X H2O फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा जिसका ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, बिल्कुल रस्ट जैसा दिखता है। ये हकीकत में रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है Fe2O3.X H2O, ठीक है। तो इसका प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरह से जब हम जिंक+2 आयन से रिएक्ट कराएंगे, जिंक+2 देखो यहाँ Fe+3 है तो ये Fe+3 और जिंक+2 के टेस्ट में भी अमोनिया वाटर यूज करते हैं। यहाँ Fe+3 है और यहाँ ये जिंक+2 है। तो जब हम ZnSO4 यहाँ जिंक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिंक+2 आयन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिंक+2 आयन है, जब हम उसको अमोनिया वाटर से रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक+2 ये 2OH माइनस आयन से कंबाइन करके ZnOH का होल ट्वाइस 2 बन जाता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में Fe+3 है, आपने अमोनिया वाटर डाला तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आएगा Fe2O3.X H2O का। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर जिंक+2 आयन है, ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी सॉल्यूशन में जिंक+2 आयन है तो उसमें हम अमोनिया वाटर डालेंगे तो ZnOH होल ट्वाइस 2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, लोन पेयर NH3 में खाली प्योर अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 अच्छा लिगेंड भी है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये मैं जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है उनको तो मालूम है कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये 3 रिएक्शन लर्न कर लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये हम 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट कभी-कभी आ जाते हैं चैप्टर के बीच में जो उस चैप्टर के पार्ट तो हैं लेकिन उसके कंसेप्ट फर्दर चैप्टर्स में आ रहे होते हैं। तो उस केस में आपको पेशेंस रखना चाहिए और उस चीज को ऐसे कैसे रीड करके छोड़ दो, जब वो चैप्टर आता है तो वो चीज वापस रिपीट होती है। यानी ये सारी रिएक्शंस हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम कॉपर प्लस, अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयन है जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जैसे कॉपर सल्फेट, तो उसमें जब हम अमोनिया वाटर डालते हैं तो उस NH3 रिएक्ट करके और ये कॉम्प्लेक्स बनता है डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स CuNH3 2+, टेट्रा अमीन कॉपर 2+ आयन बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, आप इसको परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि ये हम कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है डी और ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद का चैप्टर है उसमें इसी तरह के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसी तरह से ना AgCl जो भी है, AgCl का भी जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। तो अभी ये रिएक्शन आप एक बार लर्न कर लो, ठीक है। इसमें एक ये है कि AgCl वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन AgCl को जब हमने वाटर में डाल दिया, एक अच्छा क्वेश्चन है कि AgCl वाटर में इनसॉल्युबल है, ये क्वेश्चन ध्यान दे देना। AgCl सॉलिड वाटर में इनसॉल्युबल है, तो हमने जब AgCl को वाटर में डाला, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसका कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन में समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन एक बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टाइम बाय चांस मेरे ध्यान में नहीं आया, तो जब आप रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाटर है और ये AgCl है,
तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, यानी ये इनसॉल्युबल है। अब हम जब इस AgCl के प्रेसिपिटेट में, यानी AgCl वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ये वाटर है बेटा, तो AgCl वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ये ध्यान रखना। अब AgCl वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, तो वाटर के अंदर AgCl डाला तो वो प्रेसिपिटेट की तरह पड़ा रहेगा, यानी अनडिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें लिक्विड NH3 डालते हैं, लिक्विड NH3 डालते हैं, क्या डालते हैं हम इसमें, जैसे हम इसमें लिक्विड NH3 डालते हैं तो AgCl डिसॉल्व हो जाता है, AgCl डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? AgCl डिसॉल्व हो गया। एक्चुअल में जैसे ही हमने AgCl, इस AgCl ये वाटर है और वाटर में AgCl का अनडिसॉल्व फॉर्म है, जिसको मैं AgCl का प्रेसिपिटेट कह रहा हूं। NH3 डालते ही ये वाला AgCl का प्रेसिपिटेट इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाएगा, अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या रीजन लिखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारी बुक का, तो उस केस में आपको ये रिएक्शन लिखनी है। आपको लिखना है कि AgCl का वाटर के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। जब हम इसमें NH3 डालते हैं तो NH3 अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, तो AgCl और NH3 आपस में रिएक्ट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है डाई सिल्वर क्लोराइड। तो सीधा है, अभी आपको नेमिंग के में भी नहीं जाना है, नेमिंग और ये सारे कंसेप्ट बार बार बोल रहा हूँ, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ये। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं आ जाता है कि AgCl जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, या AgCl का प्रेसिपिटेट जब वाटर में होता है तो हम जैसे लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो AgCl डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और लिखना है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से एनीवे, तो मैंने कहा कुछ एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो इग्नोर करने चाहिए, उससे हमारे में पॉजिटिविटी बनी रहती है, ठीक है। क्योंकि वो चीजें ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे या मैं छोड़ दूंगा और आपको समझाऊंगा ही नहीं, और वो आप बिना सीखे हुए 12th से बाहर निकल जाएंगे, नहीं। 12th वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। Why NH3 act as a Lewis base मालूम ही आपको। Mention the condition required to maximum yield of ammonia भी बताया, catalyst pure reactant low temperature high pressure। How does ammonia react with copper plus 2 ion, अभी देखा ही आपने, copper plus 2 ion के साथ 4NH3 जब रिएक्ट करता है तो CuNH3 होल 4 वाला कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, ठीक है, डीप ब्लू कलर का, जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे तो मैंने डिस्प्ले में डाल दिए। अब हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो मैंने कहा था मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ा के मैं अब इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि ये फिर थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो अभी डिस्कस करता हूं तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ओके बाय।